अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 50 के ऊपर। सेक्शन 50 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल बी जो है ही ओज ए ₹2000, बी को 2000 रुपए देने थे ए को। अब यहाँ पे ए ये चीज बोलते हैं कि ये 2000 रुपए जो है ना, ये आप मेरे बैंकर को दे दो, सी को दे दो, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करा दो, एंड वो मेरा जो अकाउंट है वो सी मेंटेन करता है, तो इसलिए आप सी को ये पैसे 2000 रुपए दे दो। अब यहाँ पे जैसे ही बी ने सी को 2000 रुपए दे दिए हैं, उसी टाइम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवर हो गई। अगर अब सी ये पैसे लेके भाग जाता है, कुछ भी करता है, उससे बी को मतलब नहीं है, बी की ड्यूटी जो है वो ओवर हो गई है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे प्रॉमिस ही हैं, यानी कि ए जो है, उनको वो डिटरमाइन करेंगे कि मेरे को पैसे किस वे में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, और अगर उस फॉर्म में डिलीवर कर देता है प्रॉमिसर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉमिसर की ओवर हो जाती है। तो यही छोटा सा रूल के बारे में सेक्शन नंबर 50 बात करता है। इसका एक इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं, वैसे कि बहुत इजी सा है ये, इसका डी पढ़ते हैं हम। सपोज ए डिजायर्स बी who owes him ₹100 to send him a note of ₹100 by post. Okay, the debt is discharged as soon as B puts into the post a letter containing the note duly addressed to A. यानी कि जैसे ही B ने 100 रुपए बाय पोस्ट भेज दिए हैं, उसी टाइम ये माना जाएगा कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवर हो चुकी है, बिकॉज ए ने ही ये चीज उसको बोली थी कि मेरे को 100 रुपए बाय पोस्ट चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 51 पे। ये बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में, कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है वो बी को सपोज 50 बार्स ऑफ सोप देगा। सोप होता है ना, तो 50 बार्स ऑफ सोप जो है ए जो है बी को देगा। ओके, और बी ऑब्वियसली इसके लिए एक अमाउंट देगा, सपोज 12,000 रुपए देगा बी इन लग्जरी बार्स ऑफ सोप के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, एंड अगर 50 बार ऑफ सोर्स ए बी को नहीं देगा, तो बी को भी 12,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक हाथ से ए बी को देगा, दूसरे हाथ से बी 12,000 रुपए ए को देगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओके, एंड अगर ये चीज नहीं होती है तो सामने वाली पार्टी भी पाउंड नहीं अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। इसकी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, ए देखते हैं इसका। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बी ऑन डिलीवरी। A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery. यानी कि A गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं करेगा जब तक B रेडी ना हो उस गुड्स के पैसे देने के लिए। B need not pay for the goods unless A is ready to deliver them on payment. और B को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक A रेडी नहीं है गुड्स को डिलीवर कराने के लिए। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज को रेडी होना पड़ेगा गुड्स भेजने के लिए और पैसे देने के लिए। उसी टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट को आप जो है एनफोर्स करवा सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 52 के ऊपर। ये बात करते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब अगर ये ऑर्डर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है, तो आपको इस ऑर्डर में फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सबसे पहले तो 50 बार ऑफ सोप ए बी को डिलीवर कराएगा, एंड जब वो डिलीवरी है वो हो जाएगी, उसी के बाद जो 12,000 रुपए हैं वो बी ए को देगा। ये जो ऑर्डर है कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स्ड है, एंड दैट इज वाई हमको इसी ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड जब तक बार्स ऑफ सोप ए बी को डिलीवर नहीं कराएगा तब तक बी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज ये ऑर्डर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप ये देखोगे कि उस बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे होती है, यानी कि बाकी के जो लोग हैं सेम बिजनेस में वो कैसे काम करते हैं। सपोज इसी एग्जांपल में ऐसा होता है
कि नॉर्मली पहले सोप्स ए बी को देगा, नॉर्मली जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सोप्स पहले डिलीवर करते हैं एंड पैसे बाद में लेते हैं, ऐसे ही चलता है इस बिजनेस में। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी ऐसे ही होगा। अगर ऑर्डर जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले ए जो है बी को 50 बार वो सोप देगा एंड उसके बाद ही इसके पैसे बी भेजेगा ए को, बिकॉज नॉर्मली जितने भी बाकी के शॉपकीपर्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 52 बोलता है। इसका हम एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। सपोज ए वाला है इसका, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it। यानी कि जो बिल्डर वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पहले बिल्डर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा, एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके बाद ही आफ्टर कंस्ट्रक्शन ओनली उसको पैसे मिलेंगे। ये उस बिजनेस का ऐसा ही रूल होता है, हर एक बिल्डर ऐसे ही काम करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है, जो ऑर्डर है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को देख के आप डिसाइड करोगे। तो यही हमारा सेक्शन 52 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 53 के ऊपर। ये बात करता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को 100 kgs ऑफ एप्पल्स देगा एंड ऑब्वियसली बी उसके लिए कुछ अमाउंट देगा, सपोज 10,000 रुपये। अब ए जो है वो बी को 100 kgs ऑफ एप्पल्स देने के लिए तैयार है, लेकिन बी क्या करता है, वो ए को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने नहीं देता है। जैसे ही ए ने अपने 100 kgs ऑफ एप्पल्स अपने ट्रक में डाले हैं, बी ने क्या किया, अपने आदमी को भेज के उस ट्रक का टायर पंचर करवा दिया, ओके, ताकि ए का जो ट्रक है वो बी के पास ना पहुंच पाए। अब यहाँ पे बी खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने नहीं दे रहा है, इसलिए अब ए को भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है एंड जो भी उसका नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन ए बी से क्लेम कर सकता है, बिकॉज बी इज द वन हु इज नॉट एक्चुअली interested in performance of this contract, okay, and वो रुकावटें पैदा कर रहा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 54 पे। सेक्शन 54 क्या बोलता है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये बोलता है, लाइक फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए जो है वो अपनी शिप को देगा टू बी एंड बी क्या करेगा, उस शिप में अपना कार्गो, अपना जो सामान है वो डालेगा एंड उसको सपोज दिल्ली से कलकत्ता भेज देगा अपना सामान को डाल के। अब यहाँ पे ए जो है वो तो रेडी था शिप देने के लिए, लेकिन बी जो है वो कहता है मेरे पास कार्गो तो है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी कार्गो टू बी पुट इन दैट शिप। अब यहाँ पे जब तक बी के पास कार्गो नहीं होगा तब तक ए को अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, अपने साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बी के पास कार्गो ही नहीं है तो ए जो है उसको अपनी शिप भी भेजने की जरूरत नहीं है टू बी, एंड यहाँ पे ए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बी से, बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। जब उसके पास कार्गो ही नहीं था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों, एंड दैट इज वाई अब ए को कंपनसेशन मिल सकता है फ्रॉम बी, ओके। तो यही हमारा सेक्शन 54 बोलता है। इसको हम एक बार रीड करते हैं। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, इस केस में जब तक कार्गो ही नहीं डालोगे आप शिप में तो शिप भेजने का फायदा ही क्या है, इसलिए ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो बी को शिप भेजे। यहाँ पे इसको हम आगे देखते हैं। And the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such party may sustain by non-performance of the contract। तो यहाँ पे ए जो है उनको
कंपनसेशन मिलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे। सेक्शन 55 क्या बोलता है? इट सेज कि अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तब क्या होगा? सपोज ए ने बोला है बी को कि मुझे 100 kgs ऑफ एप्पल्स चाहिए बाय 30th Jan 2022। 30 जनवरी तक ए ने बोला है बी को कि मुझे 100 किलो एप्पल चाहिए। ओके, अब यहां पे अगर 30 जनवरी तक एप्पल डिलीवर नहीं करता है बी, उस केस में ए जो है वो बोल सकता है कि अब 100 किलो एप्पल आपको डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करता हूँ। ओके, यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे टाइम जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि इस टाइम तक नहीं मिलेगा तो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। ओके, एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर 30 जनवरी तक नहीं होता डिलीवर, देन ए कैन एक्चुअली रिसाइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन अगर सपोज ऐसी कोई भी डेट मेंशन्ड नहीं है, सपोज ए ने बी से सिर्फ 100 किलो एप्पल मांगे हैं और ये कुछ टाइम फिक्स नहीं किया कि इस टाइम के अंदर मेरे को चाहिए, यहाँ पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर बी जो है थोड़ा सा डिले करता है, सपोज 2 दिन के बाद एप्पल डिलीवर करा देता है, वो थोड़े टाइम के बाद कराता है, उस केस में ए को वो एप्पल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं है। हाँ, लेकिन इस डिले के लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अगर उसने उसी टाइम डिलीवरी लेते टाइम ही ए ने बोला है कि तूने थोड़ा डिले कर दिया है एंड इसलिए जो है मेरे को कंपनसेशन चाहिए, यहाँ पे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। जस्ट लाइक द स्विगी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्विगी से आपने खाना मंगवाया है और अगर वो डिले हो जाता है, तो आप जो है कंपनसेशन उनसे मांग सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे उनको कि मैं खाना ही नहीं लूंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिवोक दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यही जो डिफरेंस है हमको समझना है, ठीक है। इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तय टाइम के अंदर जो है वो काम नहीं होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर सकते हो कि मेरे को इसका परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। लेकिन टाइम अगर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उस केस में आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, अगर परफॉर्मेंस थोड़े टाइम बाद हो रही है तो उस परफॉर्मेंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट आप जो डिले हुए है उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। ओके, इसका जो थर्ड पैरा है सेक्शन 55 का, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। इसमें ये बोला गया कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे टाइम वाज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यही 100 किलो ऑफ एप्पल 30 जनवरी तक डिलीवर करवाने थे। ओके, लेकिन सपोज 31 जनवरी को एप्पल्स डिलीवर होते हैं। अब यहाँ पे अगर ए जी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेता है और ए ने डिलीवरी को एक्सेप्ट करते टाइम ये नहीं बोला कि मेरे को इस पे कुछ कंपनसेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता है वो, तो यहाँ पे ए को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ए को डिलीवरी के टाइम ही बताना पड़ेगा कि हाँ तो एक दिन डिले हो चुका है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कम एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को इसकी कंपनसेशन चाहिए। ए ने अगर डिलीवरी के टाइम ही ये चीज बोल दी तब तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, बट उसने ये चीज मेंशन नहीं करी है तो कोई कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 56 के ऊपर। सेक्शन 56 क्या बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। यानी कि अगर ए ने बोला है कि मैं फॉर एग्जांपल मैजिक से बी का जो बीमारी है, सपोज बी को शुगर है, ए ने बोला कि मैं मैजिक करूंगा और तेरा शुगर खत्म हो जाएगा विद इन 2 days। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, मैजिक से शुगर कैसे ठीक हो सकता है? दैट इज वाई जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था ए और बी के बीच में, उस टाइम से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ओके, सपोज बी ने बोला कि हाँ मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, ये मैजिक में साथ आप करिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था उस टाइम से ही वॉइड हो जाएगा।
अब हम आते हैं इसके सेकेंड पैरा पे, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स becoming impossible or unlawful. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. ये बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 100 kgs ऑफ वीट बी को सप्लाई करेगा। अब सपोज कॉन्ट्रैक्ट एंटर के करने के बाद अगले ही दिन बाढ़ आ गई, उस एरिया में फ्लड्स आ गए हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ए परफॉर्म नहीं कर सकता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। नाउ इट विल बी सी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ए को 100 किलो वीट बी को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। ए की गलती की वजह से वो ऐसा नहीं है कि वो 100 किलो वीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, ये तो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। एंड अगर यहाँ पे ए की कोई गलती नहीं थी देन ही विल गेट दिस बेनिफिट और उसको बी को कोई भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। और लेकिन एक और चीज है, एक और इसी में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। सपोज यही कॉन्ट्रैक्ट किया था ए ने बी के साथ और तय टाइम के अंदर अंदर वो 100 किलो वीट जमा बी को नहीं दे पाया, और उसका रीजन क्या था? उसका ये रीजन था कि ए बहुत ज्यादा लेजी था, उसने सही टाइम पे कल्टीवेशन नहीं करी, उस वजह से वो बी को नहीं दे पाया 100 किलो ऑफ वीट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा बिकॉज ए की खुद की गलती थी। यहाँ पे अगर उसने खुद की गलती की वजह से वो नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, अपना जो उसका पार्ट है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस केस में उसको सेक्शन नंबर 55 का बेनिफिट, सेक्शन 56 का सॉरी सेक्शन 56 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ओके एक और इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो 100 kgs ऑफ वीट बी को देगा। ए इंडिया का बंदा है और बी है पाकिस्तान का। ओके जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए हैं उसके 2 दिन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाता है। यहाँ पे अब जो है ए बी को ये 100 किलो वीट ट्रांसफर नहीं करा पा रहा है। यहाँ पे बी ये नहीं बोल सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्म करवाना ही करवाना है या मेरे को कुछ कंपनसेशन चाहिए ए से, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। वॉर ए नहीं कर रही है, वो तो गवर्नमेंट्स ने करी है, उसकी वजह से यहाँ पे एक कोई गलती की वजह से वो ऐसा नहीं हुआ है कि ही कैन नॉट डिलीवर, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई इन दिस केस ए विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 56। अब हम आते हैं थर्ड पैरा के ऊपर। ये क्या बोलते हैं कि अगर सपोज ए और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं, ए ने ऐसा बोला है कि मैं बी से शादी करूंगा। ए ने ऐसा बोला एज ए हिंदू पर्सन, एज ए हिंदू मेल, सपोज इन्होंने बोला है बी को दैट आई विल मैरी यू। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम ए न्यू दिस थिंग कि वो बी से शादी नहीं कर सकता है बिकॉज वो मैरिड था सी के साथ। ए वॉज मैरिड विद सी एट दिस टाइम जब उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड ए को शुरू से ही पता था कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, एंड दैट इज वाई अब ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा बी को। इवन तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था बट स्टिल ए को इस चीज के बारे में पता था और बी को इस चीज के बारे में नहीं पता था, एंड दैट इज वाई ए विल हैव टू कंपनसेट बी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। थर्ड पैरा इसी चीज के बारे में बात करता है। ओके जो इलस्ट्रेशन है इसके वो जो हमने डिस्कस किया है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कुछ अलग बात नहीं बोलते हैं ये। सपोज इसका हम एक इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, ए देखते हैं इसका। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि मेजर आप ये बोल रहे हो कि मैं खजाना ढूंढ के दूंगा आपको मैजिक से, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है एंड दैट इज व्हाई इट इज वॉइड। इसका हम सी देखते हैं, जो जो हमें थर्ड पैरा पढ़ा है उसका इलस्ट्रेशन है सी। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी
बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, ए और सी की पहले से शादी हुई थी लेकिन फिर भी वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है मैरिज का, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू व्हिच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉस्ट टू हर फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा बी को फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दिस इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही हमारा, अब सेक्शन डी जो है वो वॉर वाला सिचुएशन के बारे में बात करता है। वॉर वाला एग्जांपल लिया था मैंने, सेम चीज सेक्शन सॉरी इलस्ट्रेशन डी बात करता है। ओके, ई जो है वो भी पर हम रीड कर ही लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर 6 months इन कंसिडरेशन ऑफ अ सम paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void. यानी कि अगर A खुद की गलती की वजह से नहीं, वो बीमार हो गया, अब बीमारी तो A के हाथ में नहीं है, कभी भी वो बीमार हो सकता है, and that is why जिन जिन दिन वो बीमार था उस दिन उसको थिएटर में वो एक्ट नहीं कर पाया, एंड उस दिन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि वो दिन पे void था कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ए वॉज टू इल टू परफॉर्म। तो हम मान लें कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया था उन दिनों में। ओके, और यहाँ पे ए जो है उसको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत भी नहीं है बी को। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 57 पे। ये एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है, तो जो लीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एनफोर्स करवा सकते हो, और जो इलीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसकी इलस्ट्रेशन एक बार हम देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज। A and B agree that A shall sell B a house for rupees 10,000, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay rupees 50,000 for it. A बोलता है कि मैं अपना घर तेरे को बेच दूंगा 10,000 रुपए में, अगर तू उसको नॉर्मल तरीके से देखेगा, कोई उसमें गलत काम नहीं करेगा, बट अगर उसी घर को तेरे को गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करना है, देन यू विल हैव टू पे मी रुपीज 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन में आधा पार्ट लीगल है, आधा पार्ट इलीगल है, तो जो 10,000 रुपए वाला पार्ट है ना कि आई विल सेल यू माई हाउस फॉर 10,000, वो आप एनफोर्स करवा सकते हो, दैट वाज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो ये बोला था ना कि अगर आपको 50,000 देने पड़ेंगे मेरे को इफ यू वांट टू यूज दैट हाउस एज अ गैम्बलिंग हाउस, तो ये वाला जो पार्ट है ये इलीगल है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ओके, और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा।